हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 की प्रश्न संख्या 3, जो कि आपकी कक्षा 10 गणित NCERT की किताब की पेज संख्या 49 पर है, उस प्रश्न 3 को और उसके हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताब के पेज 49 पर प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 3 दिया गया है, जो कि आपके सामने है। आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पूर्व इसी प्रश्नावली के पहले 2 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नों में दी गई स्थितियों को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय या ग्राफीय रूप में व्यक्त किया है। ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न में भी दी गई स्थितियों को हम बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न 3 में दी गई स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हम यह मान लेते हैं कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। ऐसी स्थिति में प्रश्न में दी गई पहली शर्त के अनुसार कहें या पहली स्थिति के अनुसार हम यह लिख सकते हैं कि 2 किलोग्राम सेब का मूल्य धन 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 160 रुपये। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न में पहली शर्त दी गई है उसमें दिया गया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा है, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य धन 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 160 रुपये। अब यहाँ पर जब हम 2 किलोग्राम सेब का मूल्य ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हम 1 किलोग्राम सेब के मूल्य में, जो कि x रुपये है, उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार हमें 2 किलोग्राम सेब का मूल्य प्राप्त हो जाता है। जब हम 1 किलोग्राम सेब के मूल्य अर्थात x में 2 से गुणा करते हैं तो 2 गुणे x हमें प्राप्त होता है, जिसे हम 2x के रूप में लिखते हैं। फिर उसके पश्चात धन चिन्ह लिख देते हैं और 1 किलोग्राम, इसके बाद 1 किलोग्राम अंगूर के मूल्य को लिखते हैं, जो कि हमने y के बराबर माना है, जिसको कि हमने y के बराबर माना है। तो इस प्रकार हमें 2x धन y बराबर 160 के रूप में एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम इसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं 2 चर आ रहे हैं x और y, और साथ ही साथ दोनों चरों की जो अधिकतम घात है वो 1 है। जब किसी समीकरण में चर की घात 1 होती है तब हम उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, और यहाँ पर 2 चर हैं इसलिए इसे हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। यहाँ पर यह समझ लेना है कि हम इसे रैखिक समीकरण ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह के चर की घात 1 वाले समीकरण
का जब ग्राफीय रूप प्राप्त करते हैं तो उस ग्राफीय रूप में हमें सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इसीलिए हम इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं जिनमें चर की घातें अधिकतम घात एक होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर इसमें दो चर हैं इसलिए हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब इसके बाद जो प्रश्न में दूसरी स्थिति दी गई है या दूसरी शर्त दी गई है उसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 किलोग्राम सेब का मूल्य धन 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर ₹300। इस स्थिति में हम 4 किलोग्राम सेब का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 1 किलोग्राम सेब के मूल्य में 4 से गुणा करेंगे और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये हमने माना है, इसलिए जो कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये माना गया है। तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम x में 4 से गुणा करेंगे और हमें 4x प्राप्त होगा। 4x को 4 गुणे x प्राप्त होगा जिसे हम 4x के रूप में लिखते हैं। उसके बाद हम 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ज्ञात करते हैं। 1 किलोग्राम अंगूर के मूल्य में अर्थात y में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य प्राप्त हो जाता है और उसे हम 2 गुणे y के रूप में लिख सकते हैं जिसे हम 2y लिखते हैं, यह आप जानते हैं। तो जब 4 किलोग्राम सेब के मूल्य और 2 किलोग्राम अंगूर के मूल्य को जोड़ेंगे हम तो वह ₹300 के बराबर होना चाहिए। यही प्रश्न की दूसरी स्थिति में या दूसरी शर्त में दिया गया है। अब इस प्रकार से जो यहाँ पर रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है इसके दोनों पक्षों में यदि हम 2 से भाग कर दें तो हमें सीधे 2x धन y बराबर 150 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 मिल जाएगा यहाँ पर और यहाँ 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। इसलिए और यहाँ पर 300 में जब 2 से भाग करेंगे तो 150 मिलेगा। इस प्रकार जो समीकरण इस रैखिक समीकरण का जो सरलतम रूप है वो 2x धन y बराबर 150 के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। 2 कॉमन लेकर के 2 उभयनिष्ठ लेकर के भी हम इसे सरलतम रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ उसे हमने समीकरण 2 के रूप में यहाँ पर दिखाया है। तो यह भी 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है, आप देख रहे हैं। अब इन दोनों ही रैखिक समीकरणों को जब हम एक साथ लिख देते हैं तो हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये रैखिक समीकरणों का एक जोड़ा है या एक युग्म है। अब जब युग्म है तो हम इसे इसीलिए युग्म कहते हैं और रैखिक समीकरण है इसलिए रैखिक समीकरण कहते हैं। और साथ ही साथ 2 चर वाले हैं तो 2 चर वाले हैं इसलिए 2 चर वाला कहते हैं। और जब सबको मिलाकर के हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्यों कहते हैं। अब इस प्रकार हमने जो प्रश्न में स्थितियां दी गई थी उसका जो बीजगणितीय रूप है उसे हमने प्राप्त कर लिया, जो कि हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हमें इस प्रश्न में ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप प्राप्त करना है जो स्थितियां इस प्रश्न में दी गई हैं उसके लिए। तो बीजगणितीय रूप में जो हमने रैखिक समीकरण प्राप्त किए हैं उसी से हम ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप को प्राप्त करेंगे। पहला जो रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वो 2x धन y बराबर 160 के रूप में मिला है। इस रैखिक समीकरण से यदि हम चर y का मान चर x के पदों में ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना होगा, 2x को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाना होगा जिससे बाईं ओर y अकेला बच जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस भी राशि का मान या जिस भी चर का मान हमें ज्ञात करना रहता है उसे हम बाईं ओर लिखते हैं और साथ ही साथ उसके साथ और कोई पद नहीं होना चाहिए या और उसका गुणांक भी 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि y का गुणांक तो पहले से 1 है परंतु उसके साथ 2x एक पद के रूप में यहाँ उपस्थित है। इसलिए इस 2x को हटा करके हम बाईं ओर से दाईं ओर ले आएंगे। और जब भी हम पक्षांतर करते हैं, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाना हो या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाना हो किसी भी राशि को, तो हम जानते हैं कि पक्षांतर करने की स्थिति में पदों के चिन्ह
उलट जाते हैं या विपरीत हो जाते हैं, या गणितीय जो संक्रिया होती है, जिस संक्रिया के साथ वो होते हैं वो संक्रिया भी उलट जाती है। ये जब हम गुणांकों को या राशियों को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तब। तो यहाँ पर 2x धन चिन्ह के साथ है बाईं ओर, और जब दाईं ओर ले जाएंगे तो वह ऋण चिन्ह के साथ आएगा। तो धन की जगह पर ऋण हो जाएगा, धन 2x की जगह पर ऋण 2x हो जाएगा। इसीलिए y बराबर 160 ऋण 2x यहाँ पर लिखा गया है। और आप इस प्रकार देख रहे हैं कि चर y का मान चर x के पदों में हमें ज्ञात हो गया। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा रैखिक समीकरण है 2x धन y बराबर 150, इस से अगर हम चर y का मान चर x के पदों में ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें y को अकेला करना होगा बाईं ओर, और इसके साथ में जो 2x उपस्थित है या मौजूद है इसे हमें दाईं ओर ले जाना होगा। और दाईं ओर ले जाएंगे तो ये धन 2x दाईं ओर जाने पर ऋण 2x हो जाएगा। और इस प्रकार हमें चर y बराबर 150 ऋण 2x इस रूप में चर y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इन्हीं मानों के आधार पर हम प्रत्येक रैखिक समीकरण के लिए एक एक सारणी बनाते हैं। ये आप पहले से जानते हैं कैसे सारणी बनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख लें। जो पहला रैखिक समीकरण है 2x धन y बराबर 160, उसके लिए जब हम सारणी बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 3 स्तंभ हैं या 3 कॉलम हैं। पहले स्तंभ में या पहले कॉलम में हम x लिखते हैं, दूसरे कॉलम में y लिखते हैं, तीसरे कॉलम में संगत बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। और इस प्रकार जब हम सारणी बना लेते हैं तो जो x का कॉलम है उसमें हम x के लिए जो मान होते हैं उनको लिखते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि चर x और चर y के लिए हम जो भी चर x, एक चर को हम मान स्वेच्छा से देते हैं, दूसरे चर का मान हमें जो दिया गया समीकरण होता है उससे हमें प्राप्त होता है। दूसरे चर का मान हम y को भी मान स्वेच्छा से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने चर x को ही स्वेच्छा से मान दिए हैं और उसके संगत जो हमें y के मान प्राप्त हुए उन्हें हमने y के कॉलम में लिखा है। अब आप देखें यहाँ पर हमने चर x को 3 मान दिए हैं। आप 2 मान दे करके भी इस दिया गया जो बीजगणितीय रूप है प्रश्न में दी गई स्थितियों का उसके संगत जो ग्राफीय रूप है आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हम यहाँ पर 3 बिंदु लेकर के चलते हैं, क्योंकि 3 बिंदुओं को लेकर चलना ज़्यादा उचित और बेहतर होता है। इससे जो भी ग्राफ में त्रुटियों की संभावना होती है वो भी बेहद कम हो जाती है। और इसलिए हम यहाँ पर चर x को 3 मान देंगे यहाँ पर। और जो मान हमने यहाँ पर दिए हैं वो आप देख रहे हैं, x को 50, 60 और 70 3 मान दिए हैं, और उसके संगत y के 3 मान 60, 40 और 20 प्राप्त किए हैं। अब जब चर x को हमने 50 के बराबर माना तो उसके संगत हमें y 60 के बराबर प्राप्त हुआ। और इस प्रकार जो संगत बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए वो x, y के रूप में जब हम लिखेंगे, अर्थात पहले हम x का मान लिखेंगे फिर y का मान लिखेंगे, तो 50, 60 के रूप में बिंदु के निर्देशांक हमको प्राप्त होते हैं। और इस बिंदु को पहचानने के लिए हमने उसे नाम a दिया है। इसी प्रकार जब x बराबर 60 मान लेकर चलते हैं हम तो उसके संगत हमें y का मान 40 प्राप्त होता है। और इससे इस प्रकार संगत बिंदु के जो निर्देशांक हमको प्राप्त होते हैं वो 60, 40 प्राप्त होते हैं। पहली संख्या चर x के मान को व्यक्त करती है और दूसरी संख्या चर y के मान को व्यक्त करती है। ये हमें ध्यान रखना है। ये एक क्रमित युग्म होता है। क्रमित युग्म का अर्थात है इसमें क्रम निश्चित होता है। क्रम की अदला बदली आप नहीं कर सकते हैं, एक ही क्रम हमको लेकर के चलना रहता है। तो यहाँ पर जो बिंदु 60, 40 है उसके निर्देशांक को उस बिंदु को हमने नाम b दिया है। अब इसके बाद जो चर x का तीसरा मान है वो 70 है। चर x को हमने तीसरा जो मान दिया है वो 70 दिया है, और उसके संगत y का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो 20 प्राप्त हुआ है।
तो और इसके बाद यदि हम संगत बिंदु के निर्देशांक को लिखते हैं तो 70,20 लिखते हैं और उस बिंदु को हमने C से व्यक्त किया है। इस प्रकार हमने पहली रैखिक समीकरण के लिए 3 संगत बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त कर लिए हैं जो कि A, B और C हैं। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे रैखिक समीकरण 2x धन y बराबर 150 के संगत एक सारणी के लिए भी एक सारणी प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले रैखिक समीकरण के लिए प्राप्त की है। उसमें आप देख रहे हैं कि पहले स्तंभ में x है और x के मान यहाँ पर 40, 50 और 60 3 मान लिए गए हैं और उसके संगत y के मान 70, 50 और 30 प्राप्त किए गए हैं और फिर उसके संगत बिंदुओं के निर्देशांक भी लिखे गए हैं। तो जब हम x को 40 के बराबर मानते हैं तो हमें y 70 के बराबर प्राप्त होता है और इसके संगत जो बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त होते हैं वो 40,70 प्राप्त होते हैं। x बराबर 40 और y बराबर 70 और इस प्रकार जो बिंदु होता है उसे हमने बिंदु P नाम दिया है या P से व्यक्त किया है। अब दूसरा x बराबर जो 50 दूसरा मान हमने x बराबर 50 लिया है और उसके संगत जब y का मान ज्ञात किया तो y बराबर 50 हमें प्राप्त हुआ है और उसके इन दोनों के ही संगत जो हमें बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होते हैं वो 50,50 प्राप्त होते हैं और उस बिंदु को हमने q से व्यक्त किया है या q नाम दिया है। x का जो हम तीसरा मान लेते हैं दूसरी रैखिक समीकरण के लिए वो 60 लेते हैं। जब x बराबर हमने 60 लिया तो उसके संगत हमें y का मान 30 प्राप्त हुआ और इन दोनों के ही संगत जो हमें संगत बिंदु के निर्देशांक हमको प्राप्त होते हैं वो 60,30 प्राप्त होते हैं। पहला मान x के लिए है, दूसरा मान y के लिए है, ये ध्यान रखना है। और इस प्रकार जो बिंदु हमें प्राप्त होता है उसको पहचानने के लिए तो उसको हम एक नाम दे देते हैं कोई ना कोई, तो यहाँ पर हमने r नाम दिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों ही रैखिक समीकरणों के लिए हमने एक एक सारणी से हमने 3 संगत बिंदुओं के निर्देशांक प्रत्येक रैखिक समीकरण के लिए प्राप्त कर लिए। अब इन तीनों ही बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। ग्राफ पेपर पर दर्शाना ठीक उसी प्रकार है जैसे हमने इससे पहले भी दर्शाया है, उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बना करके दिखाया है आपको, आप देखें ज़रा गौर से। इसमें एक्स अक्ष है, ये पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा हम इसको कह सकते हैं, जिसे एक्स अक्ष से एक्स अक्ष कहते हैं, और उसके लंबवत 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा है जिसे खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा कह सकते हैं, और ये वाई अक्ष कहलाती है। और ये दोनों ही अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को हम O से दिखाते हैं और उसे मूल बिंदु कहते हैं और उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो पहली रैखिक समीकरण है, यहाँ पर हम ग्राफ पेपर पर ये भी ध्यान रखें कि हमने जो पैमाना लिया है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई के लिया है। अर्थात जो 1 सेंटीमीटर दूरी है वो जो सबसे गहरी 2 क्रमागत रेखाएं हैं वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बीच 10 छोटे छोटे निशान हैं, वो 1 मिलीमीटर के निशान को व्यक्त करते हैं। तो जो सबसे छोटा खाना है वो 1 मिलीमीटर का वर्ग है और जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, वो सबसे बड़ा वर्ग यहाँ पर हम कहेंगे या सबसे बड़ा खाना कहेंगे। तो अब हमें व्यक्त करना है 3 बिंदुओं को दर्शाना है इसी ग्राफ पेपर पर। तो सबसे पहले हम पहली रैखिक समीकरण के तीनों बिंदुओं को लेंगे, A, B और C को, और इसके पश्चात दूसरी रैखिक समीकरण के बिंदुओं को निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु A को लेते हैं। A के निर्देशांक 50 और 50,60 हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं A, B, C या P, Q, R सभी बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वो उनमें जो भुज और कोटि हैं वो दोनों के दोनों धनात्मक हैं। और मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि मूल बिंदु के जो दाईं ओर एक्स अक्ष है वो धनात्मक एक्स अक्ष कहलाता है। इस पर जो दूरियां मापी जाती हैं वो धन चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं।
या तो एक्स अक्ष पर मापी जाएं या एक्स अक्ष के समांतर मापी जाएं। मूल बिंदु से दाईं ओर जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी, और इसी कारण मूल बिंदु के दाईं ओर का जो एक्स अक्ष है उसे हम धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं, और मूल बिंदु के जो बाईं ओर का एक्स अक्ष है उसे हम ऋणात्मक एक्स अक्ष कहते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से बाईं ओर जो भी दूरियां मापी जाती हैं उन्हें ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब दूरियां जब भी मापी जाएंगी या तो एक्स अक्ष पर मापी जाएंगी या एक्स अक्ष के समांतर मापी जाएंगी, और ये भुज जो होता है उसे ही हम एक्स अक्ष पर मापते हैं या एक्स अक्ष के समांतर मापते हैं। कोटि को हम हमेशा, कोटि के लिए क्या है, वाई अक्ष पर कोटि को मापा जाता है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो दूरियां मापी जाती हैं वो धन चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं, इसीलिए मूल बिंदु से ऊपर का जो वाई अक्ष है उसे हम धनात्मक वाई अक्ष कहते हैं, और मूल बिंदु से नीचे का जो अक्ष है वाई अक्ष है वो ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाता है, क्योंकि नीचे की ओर, मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई अक्ष पर या वाई अक्ष के समांतर जो दूरियां मापी जाती हैं वो ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, कोटि सदैव वाई अक्ष के समांतर मापी जाएगी या वाई अक्ष पर मापी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक 50,60 है। यहाँ पर भुज भी आपका धनात्मक चिन्ह के साथ है और कोटि भी धनात्मक चिन्ह के साथ है, इसलिए हम जब भी हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो सबसे पहले हम मूल बिंदु से उस बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो मूल बिंदु से जब हम चलना शुरू करेंगे तो हमें, चूँकि भुज 50 है इसलिए हम 50 इकाई मूल बिंदु से धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चलेंगे, क्योंकि धनात्मक है 50 इसलिए। तो यहाँ पर 10 होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई के है, तो 10, 20, 30, 40, 50 के बाद 60, ये हमें 50 तक जाना है। तो 50 तक 1, 2, 3, 4, 5, हाँ यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर हुआ, यानी 10, 20, 30, 40, 50, और जब ये 50 पूरा हुआ तो हम यहाँ पर पहुँचे, और 50 भुज तय कर लेने के बाद, यानी 50 इकाई एक्स अक्ष पर चल लेने के बाद अब हमें 60 कोटि तय करना है, 60 इकाई। तो 60 इकाई, चूँकि कोटि जो है धन चिन्ह के साथ है इसलिए हम 60 इकाई वाई अक्ष के समांतर यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि हम वाई अक्ष से दूर हैं इसलिए वाई अक्ष पर नहीं हम चलेंगे, वाई अक्ष के समांतर चलेंगे। और जब वाई अक्ष के समांतर हम चलेंगे लेकिन ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर वाई अक्ष पर जो दूरियां तय की जाती हैं वो धनात्मक होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर वाई अक्ष के समांतर 60 इकाई दूरी तय करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, और जब 60 वाली स्थिति पे पहुँचेंगे तो हम बिंदु ए पर पहुँचेंगे, और बिंदु ए के निर्देशांक इस प्रकार 50,60 हो जाएंगे, क्योंकि भुज हमने 50 इकाई दूरी तय करी है और कोटि हमने 60 इकाई दूरी तय करी है। इस प्रकार से बिंदु ए के निर्देशांक 50,60 हो जाएंगे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब अगर हम बिंदु बी को निरूपित करना चाहें तो उसमें यहाँ पर देखिए आप 60 भुज है और 40 कोटि है, तो हम 60 इकाई एक्स अक्ष पर चलेंगे और 40 इकाई वाई अक्ष के समांतर ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि दोनों ही धनात्मक हैं, और धनात्मक दूरियां कहाँ किस ओर मापी जाती हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें 60,40 तय करना है दूरी, तो 60 इकाई हमें एक्स अक्ष पर चलना है, भुज है धनात्मक है इसलिए। तो हमें मूल बिंदु से दाईं ओर चलना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हमने 60 इकाई एक्स अक्ष पर दूरी तय कर ली, हम यहाँ पर पहुँचे, और इसके पश्चात हमें 40 इकाई कोटि है, धन की है, इसलिए हम ऊपर की ओर वाई अक्ष के समांतर चलेंगे, और जब वो ऊपर की ओर वाई अक्ष के समांतर चलेंगे तो
1 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 इकाई हुआ, 10, 20, 30, 40, और जब 40 इकाई दूरी तय करेंगे तो हम बिंदु बी तक पहुंचेंगे, और इस प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक 60,40 हो जाएंगे, क्योंकि हमने 60 भुज अर्थात 60 धन 60 इकाई दूरी तय करी है एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष के समांतर 40 इकाई धनात्मक दूरी तय करी है। तो इसलिए बिंदु बी के निर्देशांक 60,40 हो जाएंगे। इस प्रकार बिंदु बी हमने यहाँ पर निरूपित कर दिया। ठीक इसी प्रकार बिंदु सी को भी हम निरूपित करेंगे। बिंदु सी को जब निरूपित करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ इसके निर्देशांक 70,20 हैं, जो कि यहाँ पर दोनों के दोनों धनात्मक हैं, भुज भी और कोटि भी। तो इसको भी हम ठीक वैसे ही निरूपित करेंगे जैसे कि हमने अब पिछले दो बिंदुओं को किया। तो 70 इकाई हमें एक्स अक्ष पे चलना है और 20 इकाई हमें वाई अक्ष के समांतर चलना है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। 70 इकाई धनात्मक चलना है, इसलिए हम दाईं ओर चलेंगे। एक्स अक्ष पर भुज है इसलिए दाईं ओर एक्स अक्ष पर चलेंगे। पहला सेंटीमीटर जब तय करेंगे तो 10 इकाई दूरी तय हो जाएगी। तो 10 इकाई, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और इस प्रकार हम यहाँ पर एक्स अक्ष पर पहुँचेंगे 70 इकाई दूरी, धनात्मक 70 इकाई दूरी तय करने के बाद। अब उसके पश्चात हमें 20 इकाई दूरी कोटि के रूप में तय करनी है, जो कोटि धनात्मक है, इसलिए हम वाई अक्ष के समांतर ऊपर की ओर चलेंगे, और ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर 10 इकाई कोटि होगी और उसके बाद 20 इकाई, और 20 इकाई जब होगी तो हम बिंदु सी तक पहुँचेंगे, और इस प्रकार बिंदु सी जो होगा वो 70,20 को व्यक्त करेगा। और इस प्रकार हमने तीनों ही बिंदुओं ए, बी और सी को ग्राफ पेपर पर निरूपित कर दिया। और जब हम पटरी की सहायता से इन तीनों ही बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं तो हम पाते हैं कि इस रेखा पर ये तीनों ही बिंदु स्थित होते हैं। इस रेखा पर ये तीनों ही बिंदु स्थित होते हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ हमने जो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए हैं वे भी बिल्कुल सही हैं। तो हमने पहली रैखिक समीकरण 2x धन y बराबर 160 का ग्राफीय रूप एक सरल रेखा के रूप में हमने यहाँ प्राप्त कर लिया, और उसे व्यक्त करने के लिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि 2x धन y बराबर 160 वाला ग्राफीय रूप या सरल रेखा कौन सी है, उसको व्यक्त कर दिया। अब इसके बाद हम दूसरे रैखिक समीकरण के जो 3 बिंदु हैं उनको भी ग्राफ पर निरूपित करेंगे या व्यक्त करेंगे, पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमें देखिए बिंदु पी को व्यक्त करने के लिए 40,70 उसके निर्देशांक हैं, उसे हमें ग्राफ पेपर पर दिखाना है। तो दोनों ही धनात्मक हैं, इसलिए हम एक्स अक्ष पर 40 इकाई धनात्मक दूरी तय करेंगे, अर्थात मूल बिंदु के दाईं ओर दूरी 40 इकाई तय करेंगे, और 70 इकाई वाई अक्ष के समांतर कोटि तय करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोटि 70 है, अर्थात इसे हम या तो वाई अक्ष पर तय करना रहता है या वाई अक्ष के समांतर तय करना रहता है। तो चूँकि हम जब 40 इकाई एक्स अक्ष मूल बिंदु से दूर जा चुके होंगे एक्स अक्ष पर, तो हम 70 इकाई उसके समांतर ही दूरी तय कर सकते हैं। तो इसीलिए हम 70 इकाई समांतर दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम बिंदु पी को निरूपित करेंगे। मूल बिंदु हमारा यहाँ पर है, और मूल बिंदु से धनात्मक 40 इकाई भुज को व्यक्त करने के लिए हम दाईं ओर आगे बढ़ेंगे। मूल बिंदु से दाईं ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 10 इकाई भुज होगा, फिर 20, 30, 40, और 40 इकाई जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो वह एक्स अक्ष पर इस बिंदु पर हम पहुँचेंगे। और इसके बाद हमें 70 इकाई कोटि तय करनी है धनात्मक दिशा में, तो हम ऊपर की ओर वाई अक्ष के समांतर चलेंगे 70 इकाई। ये 1 सेंटीमीटर चलने पर 10 इकाई कोटि हो जाएगी। 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से हम इस पी बिंदु पर पहुँचेंगे, और पी बिंदु पर जब हम पहुँचेंगे तब उस बिंदु के निर्देशांक 40,70 हो जाएंगे, और इस प्रकार बिंदु पी निरूपित हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हम q बराबर 50,50 अर्थात q बिंदु को निरूपित करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों जो निर्देशांक हैं, x निर्देशांक या y निर्देशांक आप कहें, तो दोनों धनात्मक हैं। भुज और कोटि दोनों धनात्मक हैं, इसलिए हम इसे भी
एक्स यहाँ पर मूल बिंदु से धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 50 इकाई दूरी तय करेंगे और उसके फिर वाई एक्स के समांतर 50 इकाई कोटि भी तय करेंगे ऊपर की ओर, एक्स अक्ष से ऊपर की ओर तय करेंगे और इस प्रकार हम बिंदु क्यू तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए ग्राफ पेपर पर मूल बिंदु से हम दाईं ओर धनात्मक 50 इकाई भुज तय करेंगे। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर 10 इकाई भुज हुआ, फिर 20, 30, 40, 50 इकाई भुज आपने यहाँ पर तय कर लिया और इस बिंदु पर पहुँचे। इसके बाद आपको 50 इकाई कोटि भी तय करनी है। तो धनात्मक है इसलिए हम वाई एक्स के समांतर धनात्मक दिशा में अर्थात ऊपर की दिशा में बढ़ेंगे यहाँ से। तो 10 इकाई कोटि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें तय हो जाएगी और 1 सेंटीमीटर के पर दूरी तय करने के बाद हम 10 इकाई कोटि तक पहुंच चुके होंगे। फिर इसके बाद दूसरे सेंटीमीटर पर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और जब यहाँ पर 50 इकाई कोटि हम धनात्मक दिशा में तय करेंगे तो हम बिंदु Q तक पहुँचेंगे और उस बिंदु Q के निर्देशांक होंगे 50,50 और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमने P और Q दो बिंदुओं को दर्शा दिया ग्राफ पेपर पर दूसरे रैखिक समीकरण के लिए। अब जो तीसरा बिंदु है रैखिक समीकरण का दूसरे समीकरण के लिए वो है R और जिसके निर्देशांक 60,30 है। यहाँ पर भी भुज और कोटि दोनों के दोनों धनात्मक है, इसलिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से धनात्मक दिशा में अर्थात दाहिनी ओर 60 इकाई दूरी तय करेंगे। 10 इकाई भुज यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के बाद हो जाएगा, दूरी तय करने के बाद हो जाएगा। फिर 20, 30, 40, 50, 60 इकाई भुज धनात्मक यहाँ पर इस बिंदु पर पहुँचने पर होगा एक्स अक्ष पर चलने के बाद। और हमें अब धन 30 कोटि को तय करना है। तो इसके लिए हम वाई एक्स के समांतर ऊपर की ओर चलेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वाई एक्स के समांतर या वाई एक्स पर या वाई एक्स के समांतर जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तब एक्स अक्ष से ऊपर की ओर चलें या मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलें तो जो दूरी होती है या कोटि होती है वो धनात्मक होती है। यहाँ पर इस बिंदु पर पहुँचने के बाद हम 30 इकाई कोटि तय करेंगे। तो पहले सेंटीमीटर पर 10 इकाई कोटि हो जाएगी, धनात्मक कोटि हो जाएगी। फिर दूसरे सेंटीमीटर पर 20 और फिर तीसरे सेंटीमीटर पर 30 और इस प्रकार जिस बिंदु पर हम पहुंचेंगे वो बिंदु R होगा और R के निर्देशांक हो जाएंगे 60,30 क्योंकि पहले हम 60 इकाई एक्स अक्ष पर चले जो कि भुज था और फिर 30 इकाई हम ऊपर की ओर चले वाई एक्स के समांतर और बिंदु R तक पहुँचे। इस प्रकार 60,30 बिंदु R के निर्देशांक हो जाएंगे। इस प्रकार हमने तीनों ही बिंदुओं को जो कि दूसरे समीकरण के लिए थे PQR उन्हें हमने ग्राफ पेपर पर दर्शा दिया। अब इसे इन तीनों बिंदुओं को पटरी से मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं और हम पाते हैं कि ये तीनों ही बिंदु उस रेखा पर स्थित हमें मिलते हैं और साथ इससे हमें यह पता चल जाता है कि जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल सही है और जो बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात किए थे वे भी सही हैं क्योंकि जो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ सदैव एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो हमें यहाँ पर ग्राफ मिल रहा है हम देख रहे हैं कि दो समांतर रेखाओं के रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ हमें मिल रहा है और यह तीसरे प्रकार का ग्राफ है जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए हमें प्राप्त हुआ है। जो 3 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं तीनों प्रश्नों के बीजगणितीय रूप और तीनों प्रश्नों के ग्राफीय रूप हमने ज्ञात किए हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा और पहले वाले प्रश्न में हमें जो ग्राफीय रूप मिला था वो प्रतिच्छेदी रेखाओं का मिला हुआ था। जो दूसरा प्रश्न है उसमें अगर हमने इस प्रश्न के संशोधित रूप को हम की बात करें तो उसमें हमें
दो संपाती रेखाएं ग्राफीय रूप में प्राप्त हुई थीं। और तीसरा जो ये प्रश्न है, इसमें हम देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफीय रूप है वो दो समांतर रेखाओं के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय रूप प्राप्त करेंगे तो हमें इन्हीं तीनों रूपों का ही ग्राफ के रूप में ही हमें ग्राफ प्राप्त होगा, चाहे वो प्रतिच्छेदी रेखाओं का हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं ही बनेंगी आगे चल करके। यहाँ पर दूरी अधिक है और जैसे जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दूरी कम होती चली जाती है, और आगे की ओर जब हम जाएंगे बाईं ओर से दाईं ओर तो ये कहीं ना कहीं जाकर रेखाएं मिल जाएंगी और प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में हमको प्राप्त होंगी। और जो यहाँ पर प्रश्न 2 में जो मूल रूप है प्रश्न 2 का, उसमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में प्राप्त करते हुए मैंने दिखाया भी था आपको पिछले वीडियो में। और साथ ही साथ अगर हम उसका संशोधित रूप लेते हैं तो उसमें हमें संपाती रेखाओं के रूप में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय रूप प्राप्त होता है। तो ये दूसरा रूप हुआ। पहला रूप प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप का हुआ रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय रूप, और दूसरा जो ग्राफीय रूप हुआ रैखिक समीकरण युग्म का वो हुआ संपाती रेखाओं का यहाँ पर। और जो तीसरा रूप है वो प्रश्न संख्या 3 के ग्राफीय रूप में हमें दिखाई देता है, जिसमें कि हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इन तीनों रूपों में ही हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय रूप प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त और कोई रूप नहीं प्राप्त होता है, यही हमें ध्यान रखना है। तो जब भी कोई प्रश्न हम रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय रूप से हल करेंगे तो उसमें जो भी ग्राफ हमें प्राप्त होगा वो इन 3 प्रकार के ग्राफों में से ही कोई एक प्रकार का ग्राफ होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और इसी आधार पर हम हल भी प्राप्त करेंगे, जो कि हम आपको यहाँ पर समझा सकते हैं कि आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो हम ऐसा बिंदु ज्ञात करते हैं जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित हो। और यहाँ पर जैसे ये बिंदु S है जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित है, और इस कारण से यह बिंदु इसका हल होता है। ये जो अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम 3.2 प्रश्नावली के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमें हल ज्ञात करना रहेगा। यहाँ पर आप जो भी प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही हल होता है। तो दो सरल रेखाएं हमेशा प्राप्त होंगी दो रैखिक समीकरण युग्म से हमको, और उस स्थिति में जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा अर्थात जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही उसके जो निर्देशांक होंगे वही उस रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे। तो यहाँ पर एक ही बिंदु हमको ऐसा दिखाई दे रहा है जो उभयनिष्ठ है, या जहाँ पर दोनों रेखाएं या दोनों ग्राफ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वही इस समीकरण युग्म के हल हैं। और जो पहले मान लिखा होता है, पहले जो संख्या लिखी होती है वो x का मान होती है, यानी x बराबर यहाँ 1300 है, और और दूसरा मान जो होता है वो y के लिए होता है, तो y बराबर 0। इस प्रकार x बराबर 1300 और y बराबर 0 इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए हल होगा। ऐसे इस रूप का जब ग्राफ होगा तो आप इसी प्रकार उसका हल ज्ञात कर लेंगे, x बराबर 1300 हो जाएगा और y बराबर 0 हो जाएगा। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में ग्राफ मिलेगा तब के लिए है। और जब संपाती रेखाओं के रूप का मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसमें 3x धन 6y बराबर 3900 का ग्राफ भी एक सीधी रेखा है, और x धन 2y बराबर 1300 इसका भी ग्राफ एक रेखा है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पटरी रखी हुई है, एक स्केल रखी हुई है, इसी के ऊपर इसी तरह की एक स्केल इसी लंबाई की आप रख दें तो एक दूसरे को ढक लेंगी, अध्यारोपित कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों रैखिक समीकरणों के जो ग्राफ हैं जो कि एक सरल रेखा के रूप में हैं वो एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं। यानी एक रेखा पहली रेखा पर एक रेखा जो कि पहले ग्राफ के रूप में हमको प्राप्त हुई, और जो दूसरी रेखा हमें ग्राफ के रूप में प्राप्त हुई वो पहली रेखा के ऊपर इस प्रकार से अध्यारोपित होती है कि वो पहली रेखा को ढक लेती है।
तो ये हमें ध्यान रखना है। और ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि रेखाएं परस्पर संपाती हैं, यानी एक दूसरे पर गिर रही हैं और ऐसे गिरती हैं कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं। तो जब पूरी तरह से दो रेखाएं एक दूसरे को ढक ले रही हैं तो उसमें बहुत सारे उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, सारे के सारे उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, और ऐसी स्थिति में हम कहेंगे उसके अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होंगे। अब जब अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होंगे तो उसके अनंत हल भी हो जाएंगे। अब जब अनंत हल हो जाएंगे तो अनंत हल होंगे तो यानी अनंत बिंदु होंगे तो अनंत निर्देशांक हमको प्राप्त होंगे। अनंत निर्देशांक प्राप्त होंगे तो x के मान और y के मान उसके संगत जो होंगे वो भी अनंत प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होती हैं या परस्पर संपाती होती हैं, उस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अनंत बिंदु हमको उभयनिष्ठ प्राप्त होते हैं जब रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होती हैं तब। अब ये दूसरी स्थिति हो गई, और इस प्रकार जब हल हमें ज्ञात करना रहता तो हमें हल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ लिख देते हैं कि अनंतता अनेक हल होंगे। और ज्ञात करने भी रहेंगे तो कोई भी हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक वहाँ पर लिख देंगे और वो दोनों ही जो रैखिक समीकरण युग्म होगा उसके वो हल हो जाएंगे। उसमें आप अनंत हल होते हैं तो कोई भी हल आप लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वे निर्देशांक किसी ऐसे बिंदु के होने चाहिए जो उस ग्राफ पर स्थित हो, जो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ है। और उसका कोई भी बिंदु ले लीजिए, उसका निर्देशांक आप ले लीजिए। निर्देशांक में जो पहला मान होगा वो x के लिए होगा और जो दूसरा मान होगा वो y के लिए होगा। तो x बराबर, जैसे आप b को ले लें तो यहाँ पर x बराबर 300 और y बराबर 500, ये इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए हल हो जाएगा। और ये भी हल हो जाएंगे और ए भी हल हो जाएगा, सी भी। तो इस तरह से आप अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं जब रेखाएं परस्पर संपाती हैं। और जब इसी वाली स्थिति को, संपाती वाली रेखाएं की स्थिति को हम कहते हैं अनंततः अनेक हल होंगे वाली स्थिति कहते हैं। और तीसरी तरीके का जो ग्राफ होता है वो आपका इस प्रकार का होता है, जो कि प्रश्न संख्या 3 में आपको मिला है। दो समांतर रेखाएं परस्पर मिल रही हैं, इनको आप चाहे जिस दिशा में बढ़ाइए, चाहे वो नीचे की तरफ बढ़ाइए चाहे ऊपर की तरफ बढ़ाइए, आप इनको बढ़ाते जाएंगे लेकिन ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं। और जब कभी आपस में मिलेंगे नहीं तो इनका कोई भी बिंदु आपको उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। जब उभयनिष्ठ बिंदु हमको नहीं मिलेगा तो इस प्रकार का जो रैखिक समीकरण युग्म होगा उसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात एक भी हल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा तो आपको कोई निर्देशांक उसके नहीं मिल पाएंगे उभयनिष्ठ बिंदु के, और इसीलिए इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होता है, अर्थात आप लिखते हैं कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से 3 तरह के ग्राफ आपको मिलेंगे रैखिक समीकरण युग्म के, और उनसे हल कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।